आप लोग का इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लिया गया है और संभावित आने वाले पेपर में प्रश्न को भी लिया गया है जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव हमेशा किस स्तर पर आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता और डी है अपघटक। देखिए जो शाकाहारी जीव आते हैं ना, वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। उसको वो क्या होते हैं? पौधे उत्पादक होते हैं। और उत्पादक को कौन खाता है? जो शाकाहारी जीव होते हैं वही खाते हैं। जैसे फल हुआ, पालक, गोभी, भिंडी, ये सब कौन खाते हैं? हिरण, गाय, भैंस, बकरी, ये सब खाती है ना। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों में के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है इकोक्लाइन, बी है इकोसिस्टम, डी है इकोटोन और डी है बायोमास, बायोम। बायोमास भी बोलते हैं, बायोम, ठीक ना। तो इसको देखिए क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है इकोटोन। क्या कहा जाता है? इकोटोन। संक्रमणकालीन क्षेत्र, दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणाली के बीच जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। जैसे जहाँ दो भिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं, जैसे घास का मैदान और जंगल, या नदी और समुद्र का मुहाना, उस अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और डी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए जो भारत में पहला है वह जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह कहाँ है? पहले उत्तर प्रदेश में, पहले उत्तराखंड, अब जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ठीक ना। इसको जब स्थापित किया गया था तो उस समय इसका नाम जो था हैली नेशनल पार्क था, ठीक ना। बाद में अब इस समय जो नाम है वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक ना। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रेड डाटा बुक जो संकटग्रस्त जीवों की सूची जारी करता है, किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है या मतलब की गई है? तो WWF, IUCN और सी है UNEP और डी यूनेस्को। तो देखिए जो किया गया है IUCN, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। जो विलुप्त प्रजाति है उसको इस रेड डाटा बुक में जारी किया जाता है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, वर्गाकार। तो देखिए जो उल्टा का ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक ना। 10% के नियम, लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार अगले पोषक तत्व पर केवल 10% ऊर्जा पहुंच पाती है और जो ऊर्जा होती है 90% वो पारिस्थितिकी तंत्र में हास हो जाती है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले अब उत्तराखंड में है
किसके नेतृत्व में हुई थी? मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे और डी है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो देखिए जो हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक ना। पेड़ों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपकना शुरू कर दिया था, इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। ठीक ना। मेघा पाटकर यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है? थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट, अरावली की पहाड़ियाँ, गंगा का मैदान। तो देखिए जो पश्चिमी घाट है ना, इसको जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लाइकेन किन दो जीवों के बीच सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है? कवक और जीवाणु, शैवाल और कवक, विषाणु और शैवाल, और जीवाणु और जड़े। तो देखिए जो है शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने जो भी पढ़ने वाले हैं, यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं, उन सभी लोगों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक है वन पारिस्थितिकी तंत्र, बी है महासागर या समुद्र, सी है रेगिस्तान और डी है चारागाह। तो देखिए जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वह महासागर या समुद्र। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है? महासागर फैला हुआ है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून, भोपाल। जो नीरी संस्था है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है नागपुर में है। ठीक ना। कहाँ है? नागपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM 2.5 और PM 10 में PM का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है पॉल्यूशन मॉलिक्यूल, बी है पार्टिकुलेट मैटर, सी है प्योर मीथेन, सी है पेट्रोल मिक्सचर। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है PM का, इसमें इसके लिए पार्टिकुलर मैटर। क्या होता है? पार्टिकुलर मैटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, फ्लोराइड। तो देखिए जो होती है आर्सेनिक के कारण। ठीक ना। आर्सेनिक जो होता है पीने के पानी में अगर अधिक मात्रा में है तो ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है और देखिए एक और है जो मिनी माता रोग किसके कारण होता है? एक कैंडियम के। ठीक ना। सॉरी, जो मिनी माता रोग है वो पारे से होता है। ठीक ना। और कैंडियम से जो होता है वह इटाई होता है। ठीक ना। ये याद रखिए, कैंडियम से इटाई और पारा से मिनी माता। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972, 1980, 1986, 1992। तो देखिए ये जो किया गया था 1986 में। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986। देखिए क्या हुआ था 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद सरकार ने पर्यावरण रक्षा के लिए और सुधार के लिए 1986 में एक व्यापक कानून लागू किया
ठीक ना, जो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था इसकी वजह से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से धान के खेतों, जुगाली करने वाले पशुओं और दलदली भूमियों से उत्सर्जित होती है? तो ऑप्शन नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए जो मीथेन गैस होती है ना, ये धान के खेतों से निकलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? ATP, BOD, जीका टेस्ट और बिडाल। तो देखिए जो पानी का प्रदूषण को नापने के लिए क्या किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब BOD, ठीक ना। आइए, अगर जितना BOD का स्तर अधिक होगा उतना पानी प्रदूषित अधिक होता है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, ग्रीन मफलर तकनीक का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने से है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो किससे है? यह ध्वनि प्रदूषण से, ठीक ना। ग्रीन मफलर का मतलब ध्वनि प्रदूषण से है। सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक ना, तो जो वाहन चलते हैं तो वाहन से जो आवाज़ें निकलती है उसको पेड़ क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, वैश्विक तापन को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 1992, 97, 2002, 2015। तो देखिए ये जो क्योटो प्रोटोकॉल जो अपनाया गया था ये 1997 में, ठीक ना। यह जापान के क्योटो शहर में 1997 में इसे अपनाया गया था और यह 2005 में लागू हुआ। और वर्ष 2015 वाला समझौता पेरिस जलवायु समझौता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी कचरे का सुरक्षित निस्तारण माना जाता है जिससे खाद भी बनती है और पर्यावरण को नुकसान भी न्यूनतम होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 खुले में जलाना, ये तो एकदम बहुत खतरनाक है। वर्मी कंपोस्टिंग, सी है समुद्र में फेंकना, और डी है रासायनिक उपचार। जो कचरा है उसका अगर वर्मी कंपोस्टिंग कर दिया जाता है तो उससे खाद भी बन जाती है, उर्वरक भी बन जाता है और पर्यावरण को कम नुकसान भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं अन्य जीवों की रक्षा को राज्य का कर्तव्य बताया गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51 AG। तो देखिए जो संविधान के अनुच्छेद के तहत कर रहा है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, DPSP मतलब ये हुआ, ठीक ना। तो इसका मतलब है जो अनुच्छेद 48A को, ठीक ना, अनुच्छेद 48 से 42वां संविधान संशोधन 1976 की नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 से जोड़ा गया था, ठीक ना। आइए और देखिए अनुच्छेद 51 ने क्या है? AG, इसमें क्या है कि इसके तहत जो पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का मूल कर्तव्य, ठीक ना, यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात होती है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, MALM सिंघवी समिति, और डी है सरकारिता समिति। तो देखिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई थी वह किसकी समिति पर? यह बलवंत राय मेहता समिति के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 है
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? 44वां, 73वां, 74वां, 66वां। तो देखिए जो जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन में, ठीक ना, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक ना। और कौन सी सूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। कुल कितने विषय थे? 29 विषय दिए गए थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? आपातकाल का प्रावधान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और आयरलैंड। तो देखिए जो आपातकाल का जो प्रावधान है यह जो लिया गया है जर्मनी से, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। लोकसभा की कार्रवाई आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? तो देखिए कुल होना चाहिए 1/10, ठीक ना। ये अनुच्छेद 100A के अनुसार, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित एक मूल अधिकार है? तो देखिए जो है अनुच्छेद 17 में, ठीक है, अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो देखिए जो रखा गया है शिक्षा को, ये जो रखा गया है समवर्ती सूची में, ठीक ना। शिक्षा को किस में? समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, कोहरा, तूफान घटित होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो किस में होता है? ये क्षोभ मंडल में होता है, ठीक ना। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जहाँ पर भारी गैसों और जलवाष्प की उपस्थिति के कारण मौसम की सभी हलचलें इसी मंडल में हो जाती है। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। भारत की किस नदी को उसके विशाल आकार और वृद्धावस्था के कारण दक्षिण या बूढ़ी गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी। तो देखिए गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक ना। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक ना। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा गोदावरी को, ध्यान रहे यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे, दक्षिण की गंगा गोदावरी को और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, ठीक ना। यह जो कावेरी नदी है दक्षिण भारत की गंगा है। भारत, ये दक्षिण भारत की है और ये दक्षिण की गंगा। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? जापान, इटली, इक्वाडोर, तंजानिया। तो देखिए ये जो है इक्वाडोर में, इसका सही जवाब हो जाएगा इक्वाडोर। जो सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है पर्वत है यह कोटोपैक्सी, यह इक्वाडोर में है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर कोटोपैक्सी इक्वाडोर कहाँ स्थित है? जो कोटोपैक्सी है वह तो इक्वाडोर में है, तो इक्वाडोर स्थित कहाँ है, किस देश में? तो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मन्नार की खाड़ी, गोवा के तट पर। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक ना।
आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाने जाने वाली नदी जब भारत के असम में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता। तो यह कहलाती है, यहाँ पर आकर के भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यही ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर यह जमुना कहलाती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? नील, अमेजन, कांगो या जायरे नदी या लिम्पोपो नदी। तो ये जो है कांगो या जायरे नदी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट। तो देखिए जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का जो उदाहरण है यह संगमरमर होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब जाएगा संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का पूछेगा तो केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी है, ठीक ना। और दक्षिण का पूछेगा, भारत का दक्षिणी बिंदु, तब हम बताएंगे इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। ये कहाँ है? निकोबार में, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है वह क्लोरोफिल के कारण, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 34 हो गया। 35 देखते हैं। दूध से दही में परिवर्तित करने वाले मुख्य जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला और स्ट्रेप्टोकोकस। तो देखिए जो है लैक्टोबैसिलस। आइए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि असामान्य रूप से सूज जाती है जिसे घेगा रोग कहते हैं? तो जो होती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। देखिए जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट होते ही है। तो आप लोग पूरा वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि तभी समझ में आएगा। जो प्रैक्टिस सेट लाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज करके लाते हैं ताकि पेपर में आप लोग 30 में 30 कर सके। रतौंधी यानी रात में कम दिखाई देने की समस्या किस विटामिन की कमी का मुख्य लक्षण है? तो देखिए ये जो विटामिन ए, ठीक ना, जिसका रासायनिक नाम का है रेटिनॉल है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए कौन से 2 तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? लोहा और जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन और सल्फर। तो देखिए जो कैल्शियम और फास्फोरस यह जो है दांतों को मजबूत बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है बल्कि पानी में आसानी से घुल जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो कौन सा? विटामिन सी, ठीक ना। बी और सी जो होता है वो पानी में घुलता है। जल को 2 अक्षर है, बी सी 2 अक्षर है, ठीक ना, इससे याद कर लेना। और जो विटामिन बचेगी सब वसा में घुलनशील है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये देखिए चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है। पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे पर उत्तर प्रदेश। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है?
पीपल, बरगद, अशोक, नीम। तो राजकीय क्या है? अशोक है, ठीक ना। और राजकीय पक्षी सारस, जिसको बोलते हैं क्रोच। राजकीय पशु बारहसिंगा। और राजकीय पुष्प पलाश, जिसको बोलते हैं टेसू भी। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ गुलाब जल और सैंडल आयल प्रसिद्ध है? तो देखिए जो कन्नौज, कौन सा है? कन्नौज। आइए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज किस जिले में की गई? तो देखिए जो ललितपुर में यह यूरेनियम की खोज की गई, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है? प्रयागराज, बुलंदशहर, वाराणसी, कानपुर। तो कहाँ है? बुलंदशहर, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और कविताओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर है छात्रों को साहित्यिक कौशल सिखाना। बी है विषय को सीखने के लिए रुचिकर और प्रासंगिक बनाना है, बात तो ठीक है। सी है शिक्षकों के श्रम को कम करना है, गलत। और डी है छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना, तो ये भी गलत। ये प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का मुख्य सूत्र क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है अमूर्त से मूर्त की ओर। बी है स्कूल के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना। सी है रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। और डी है केवल वैश्विक से स्थानीय की ओर। तो देखिए स्कूल के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना ये बहुत ज़रूरी है, एनसीएफ 2005 कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करानी चाहिए? ऑप्शन नंबर बच्चे को वनों की कटाई पर निबंध लिखवाना, गलत। प्रत्येक बच्चे को एक पौधा अपनाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण या शैक्षणिक भ्रमण का सबसे मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 यह बच्चों को पिकनिक मनाने का अवसर देता है। बी है यह छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। सी है इससे स्कूल की फीस का सही उपयोग होता है। और डी है शिक्षक को कुछ दिनों के लिए आराम तो गलत। खांसी आ रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा यह छात्रों के वास्तविक जीवन के अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान कराना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार ईवीएस में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल शब्द आता है तो निगेटिव होता है, होगा ही नहीं। बी है शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 50 आज का अंतिम क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से कितनी मुख्य थीम में विभाजित किया गया है? तो देखिए कुल 6 थीम है, ठीक ना। कुल कितनी थीम है? 6। कौन कौन सी है बता दीजिए। तो देखिए पहला परिवार और मित्र, दूसरा भोजन है, तीसरा आश्रय या मतलब आवास, और चौथा जल, पांचवा यात्रा और छठवां जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।